ये साधु संतों को न्याय मिल गया, जवाब आपको। ये अफवाह थी बस और कुछ नहीं था। आपने तो पता नहीं कौन कौन से एंगल, धर्म परिवर्तन, ईसाई मिशनरी, सीपीएम, वो सारी चीजें आपने ले आए थे। मिल गए ना जवाब। कुछ नहीं था, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। अफवाह के चक्कर में मारे गए साधु संत, बस बात खत्म। देखिए, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे चल रहा है। जैसे कि कल भी किसी ने कहा था और जैसे कि सदियों से कहा जा रहा है, सत्य परेशान हो सकता है मगर सत्य पराजित कभी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर अगर भगवा कपड़े में किसी के ऊपर लिंचिंग हो जाती है और अगर सैफरन के ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है तो उस हमले को सिलेक्टिवली दरकिनार किया जाता है, वही कोशिश ये जो तिगड़ी सरकार है महाराष्ट्र में वही कर रही है। किंतु आप देखिए, दो तीन चीजें यहां जानना बहुत आवश्यक है और इसमें मैं यहां बता दूं, जी के दर्शक भी देख रहे हैं, जी न्यूज ने, मैंने सुधीर जी का डीएनए भी देखा था, जो बहुत फेमस प्रोग्राम है, डीएनए भी देखा था। आप लोगों ने अपने तरफ से भी एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन कराया था। वैसे कई चैनलों ने कराया था, मगर आपका जो जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई थी। उज्जवल निकम जी यहां मौजूद है, मैं निकम जी को बताऊं, उन्होंने वैसे पढ़ा भी होगा इस विषय को। एफआईआर में लिखा हुआ है कि ये जो साधु आ रहे थे गाड़ी से, पेड़ काट करके और बोल्डर्स डाल करके रोड को पहले से ब्लॉक किया गया था। आप बताइए, अफवाह फैलने से उससे पहले ही कोई पेड़ काट करके बोल्डर्स डाल के रोड को ब्लॉक करता है क्या? करता है क्या? अगर अफवाह फैलता है तो सडनली लोग इकट्ठे होते हैं। ये तो सुनियोजित ढंग से पेड़ काटा गया, बोल्डर डाला गया और लिखा भी गया है कि यह अल्ट्रा नक्सल तरीका है रोड ब्लॉक करके एम्बुश करने का। नंबर 1। नंबर 2, लगभग 800 से अधिक लोगों की इसमें पूछताछ हुई है और लगभग 200 लोग वहां मौके वारदात पे मौजूद थे। 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप बताइए, अफवाह फैलने पे 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी पहले से इकट्ठा होकर वहां रहेगा। कोई पान के दुकान पे बैठा था, कोई कहीं बैठा था, वो इकट्ठा हो जाएगा। 800 लोग, 800 लोगों के अंदर ये मैसेज जाना, उनमें से 2-3 लोग इकट्ठे हो जाना। आप ही को फ्लोर दूंगा, आप ही बोलेंगे। मैं एक बार तस्वीरों को एक बार डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि लोग यही लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनकी एक बार याददाश्त हम लोग ताजा कर देते हैं। आप इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए हुआ क्या था, साधु संत पुलिस की हिरासत में थे, मतलब पुलिस की कस्टडी में। पुलिस, देखिए पुलिस वाला आपको नजर आ रहा है, देखिए ये निर्बल साधु, ये बच्चा चोर कहीं से नजर आ रहे हैं आपको? साधु मतलब साधु बच्चा चोर आज तक किसी ने सुना नहीं होगा। निर्बल बेबस बच्चा चोर साधु। देखिए हुआ ये था, साधु पुलिस की पुलिस वाला पीछे हट गया। ये देखिए, ये पुलिस वाला पीछे हट गया, खुद पिट रहा है, साधु पिट रहा है, पुलिस वाला वहां से हट रहा है। अब ये प्लान्ड नहीं तो क्या था? पुलिस की भूमिका, पुलिस ने सुनियोजित तरीके से, मतलब संबित पुलिस ने तो सुपुर्द कर दिया ना, पुलिस नहीं तो पिटने के लिए हवाले कर दिया। तस्वीरें दिखाना जरूरी था। बोलिए संबित। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें मैं एक एक करके तथ्यों को यहां याद दिला रहा हूं। याद करिए, ये जो साधु जो पिट रहे दिख रहे हैं वीडियो में और बाद में जो दिवंगत हो गए, ये कल्पगिरी महाराज जी, आप कल्पवृक्ष महाराज जी आप दिखा रहे हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार का हमला हो रहा है। 70 साल की उम्र के थे। इन साधुओं को 2 घंटे के लिए फॉरेस्ट चेक पोस्ट के अंदर रखा भी गया था। आप सोचिए, 2 घंटे के लिए रखा गया था। अगर यह अफवाह होती, अगर किसी प्रकार का र्यूमर मॉन्गरिंग होता तो पुलिस समझा लेती, वहां के लोगों को बुझा देती और उसके बाद आराम से ये मामला पूरा सुलझ जाता। किंतु नहीं, 2 घंटे के बाद भी पुलिस अपना हाथ छिटक देती है। आप देख सकते हैं वीडियो में, जब साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी चेकपोस्ट से बाहर लाए जाते हैं, लोग अटैक करते हैं, पुलिस हाथ छिटक देती है और एक तरह से पुलिस सुपुर्द कर देती है कि जाओ, अब तुम्हारी नियति मृत्यु ही है, हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं एफआईआर में जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूं। एफआईआर में लिखा हुआ है कि एनसीपी के वहां के डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर काशीनाथ चौधरी जब आए, तब पूरे क्राउड ने एक नारा लगाया, दादा आला रे आला, दादा आला रे आला। ये सब एफआईआर में है। आप बताइए, दादा मतलब बड़ा भाई आ गया, मतलब बड़ा भाई आ गया, बड़ा भाई आ गया। ये एनसीपी के नेता काशीनाथ चौधरी, जो कि वहां के पंचायत के एक बड़े लीडर हैं, जब उनका आना हुआ तो इस प्रकार का एक माहौल वहां क्रिएट होता है। तो आपको क्या लगता है? और अंत में मैं बता दूं, जो 5 मेन कल्प्रिट्स है उनका नाम भी बता दूं और वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं वो भी बता दूं। कल्प्रिट नंबर 1 जयराम धाक भवार, कल्प्रिट नंबर 2 महेश सीताराम रावते, 3rd गणेश देवाजी राव, 4th रामदास रूपजी असारे, 5th सुनील सोमाजी रावते। और ये पांचों के पांचों सीपीएम के सदस्य हैं। संबित, पता है सोचिए, ये जो संबित, इसको इस तरीके से भी सोचिए आप, एनसीपी
का ये षड्यंत्र है। समित, इसको इस तरीके से इससे भी सोचना होगा हमको कि अब जब राज्य के गृह मंत्री जांच से पहले कह रहे हैं कि अफवाह में हत्या, तो पुलिस की क्या मजाल कि वो अफवाह नहीं साबित करेगी। जब पहले ही अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री ने कह दिया गलतफहमी में अफवाह में हत्या होगी, बात खत्म। अब फिर जांच की गई, जांच में क्या मजाल उस थ्योरी को बदला जाए। देखिए, अब सीआईडी का जो दावा है वो है कि अफवाह की वजह से हत्या की गई है। परिवार मांग कर रहा है सीबीआई जांच की, जो हम लगातार कह रहे हैं ना, हैशटैग हमारा है। सीआईडी का दावा है कि वहां बच्चा चोरों के आने की अफवाह थी। फिर अचानक सैकड़ों लोग कैसे इकट्ठा हो गए? आप सोचिए ना, लॉकडाउन में सैकड़ों लोग कैसे इकट्ठा हो गए अचानक से? साधु, पुलिस, डॉक्टर के भेष में आने की अफवाह थी। फिर पुलिस वालों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया गया? जब ये कहते थे कि पुलिस वालों के भेष में भी आ जाते हैं, पुलिस वालों ने सुपुर्द क्यों किया? फिर किडनी व्यापार के लिए साजिश की अफवाह थी, ये अफवाह फैलाई जा रही थी, कह रही इस वजह से साधुओं पर अटैक किया गया। पुलिस वालों ने भीड़ को क्यों नहीं समझाया? पुलिस वहां मूक दर्शक क्यों बनी रही, तमाशबीन बनी रही? मतलब मेरा उज्जवल निकम साहब, बहुत ही बुनियादी सवाल यह है जो आज हर किसी के जहन में है, जितने भी लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कि जब जांच के दायरे या शक के घेरे में खुद पुलिस है या पुलिस की भूमिका है, तो वही पुलिस अपनी जांच कर रही है और अपने आप को क्लीन चिट दे रही है कि नहीं भैया ये तो अफवाह में मारे गए। ये तो न्याय के जो सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस, उसके खिलाफ है ना मेरे ख्याल से। अमन जी, आपका सवाल मुझे है? जी उज्जवल निकम जी, आप ही से। जी अमन जी, मैं तो पहले ये कह दूंगा कि जो भी पालघर की घटना थी बहुत शर्मनाक थी, और लॉकडाउन में पुलिस के मौजूदगी में ऐसी घटना होना, ये हमारे पुलिस फोर्स के लिए भी बहुत शर्मनाक थी। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने उसके बाद ये सीआईडी को ये इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया। जो चार्जशीट मैंने तो देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मुझे ये भी पता नहीं, लेकिन आप कह रहे कि अफवाह की इसमें मारे गए, इसका मतलब है जो भी अभियुक्त पकड़े गए उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है क्या नहीं। आज जिस प्रकार ये घटना हुई, और संबित जी जिस प्रकार कह रहे थे कि दादा हला रहे, बाकी के लोग सब इकट्ठे थे, इससे यह बात साफ जाहिर है कि वहां से प्लानिंग तो हुई थी। प्लानिंग किस वजह से हुई थी, यह इन्वेस्टिगेशन का भाग है। लेकिन हमें यह देखना है कि सीआईडी ने इन मुलजिमों के खिलाफ साजिश क्या, यानी 120B का आरोप लगाया क्या। मुझे इस बात का पता है कि साजिश के लिए डायरेक्ट सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। कई मामलों में मैंने खुद महाराष्ट्र में, जिसमें पुलिस ने साजिश का आरोप नहीं लगाया है, वहां मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हैसियत से कोर्ट को अर्जी दी और कोर्ट को कहा कि इन तमाम इन फैक्ट से, नंबर 1, आरोपी किस प्रकार इकट्ठे हुए, नंबर 2, कैसे लॉकडाउन के पीरियड में हुए, किस प्रकार उनका जमाव था, उनके हाथ में क्या हथियार थे, क्या नहीं थे, क्या वो स्लोगन कर रहे थे। इससे साजिश का अनुमान जो है, और एक्ट्स, कॉन्डक्ट, ओमिशन ऑफ द वेरियस पार्टीज। उज्जवल निकम जी, माफ करिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, पुलिस की भूमिका जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, पुलिस ने तो खुद सुपुर्द कर दिया, वो तो तस्वीरों में दिख रहा है। पुलिस ने हवाले कर दिया, पुलिस की बाजू पकड़कर देखिए ना तस्वीरें, मैंने फिर से चलवाई। देखिए, गवर्नमेंट तो ने उनको सस्पेंड भी पुलिस किया है। मैं उज्जवल निकम जी, अगर पुलिस खुद सवालों के घेरे में है तो फिर पुलिस ही जांच कर रही है। मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच होगी तो ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? बस देखिए, पुलिस वाला खुद हट गया पीछे। नहीं, वो तो करना चाहिए था, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जब पुलिस की जांच की डाउट में है, खड़े में सस्पिशियस रोल में है, लेकिन सीआईडी पुलिस से अलग है। हमें ये बात ख्याल रखना, सीआईडी तो अलग है, मुझे पता है, लेकिन सीआईडी के जो थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, मैं ठीक करवा रहा हूं सर, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, मैं ठीक करवा रहा हूं। शिवसेना से महेश तिवारी हैं। महेश तिवारी साहब, मुझे तो कोई और सवाल, आपको कैसे पता था 90 दिन बाद एग्जैक्ट वही पुलिस का जांच का नतीजा होगा, या आपको पहले कैसे पता लग गया था कि अफवाह से हत्या? देखिए अमन जी, 2 चीजें हैं मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये, जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दे करके और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किए जा रहे थे कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश है, साधुओं के खिलाफ साजिश है,
और इसके लिए कभी सीबीआई की इंक्वायरी मांगी जा रही थी, कभी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी। आज उन लोगों के लिए बहुत बुरा समय है, उन लोगों को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जैसा भी निकम साहब ने कहा, निकम साहब बहुत बड़े वकील हैं और क्रिमिनल के जाने माने वकील हैं, और मैं भी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वकालत का है, वो भी क्रिमिनल साइड से, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए जो स्टेट की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है सीआईडी, उसको उन्होंने मामले को सौंप दिया। 800 से ज्यादा वहां पर जो है संदिग्धों के बयान लिए जाते हैं और 118 जो है साक्ष्य वहां पर इकट्ठे किए जाते हैं। मेरा सवाल नहीं समझे महेश जी, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। आपने शायद ठीक से सुना नहीं मेरा सवाल। ये सब जांच हुई ना, आपको जांच से पहले जांच का नतीजा कैसे पता था? ये अंतर्यामी सरकार कैसे, बस ये बताइए, आपको जांच से पहले जांच का नतीजा कैसे पता था कि जांच का नतीजा होगा अफवाह में हत्या? ये आपको कैसे पता था, बस ये बताइए ना। 1 मिनट दीजिए, आप मेरे उत्तरों से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हम उन 128 लोगों को हमने चार्जशीट किया है, और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह सारा काम 90 दिन के अंदर हुआ है, 90 डेज में, जो कि लिमिटेशन पीरियड होता है 90 डेज किसी भी इस तरह के सघन मामलों में चार्जशीट फाइल करने का। 128 लोगों की अभी तक हमने जमानत नहीं होने दी। मामला बिल्कुल साफ है कि 128 लोग, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? आपको पहले ही पता था जांच का नतीजा? इतनी मेहनत क्यों करवाई? इतनी मेहनत क्यों करवाई सीआईडी से? पहले ही आप लोगों ने बता दिया था अफवाह में हत्या। मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है ये, मुझे हैरानगी है, जांच का नतीजा जांच से पहले आप लोगों को कैसे पता था? ये सवाल है, ताल ठोक के मैं नहीं छोड़ूंगा ये सवाल।